तो वेलकम गाइस, डे 29 ऑफ डेली PYQ डिस्कशन सीरीज में। और इस सीरीज में हम PYQs को ना सिर्फ डिस्कस करते हैं बल्कि उनके ऑप्शंस पे भी थोड़ा रिसर्च वर्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो या तो यूपीएससी PYQ से पूछता है डायरेक्टली, या वो PYQ पे बिल्टअप होते हैं। अभी हम पॉलिटी की सीरीज देख रहे हैं, राइट। सो डायरेक्टली आते हैं आज के क्वेश्चन पे। So consider the following statement. In first Lok Sabha, single largest party in opposition was स्वतंत्र पार्टी। बस यही हटाना है आपको, इससे हटा दो, ऐसे एलिमिनेशन वर्क करता है। बस सबसे पहले रॉन्ग आंसर को, ये अप्रोच हमेशा देखना जब भी आपको PYQ लगाना हो या कोई भी अगर MCQ लगाना हो। तो बिफोर सर्चिंग फॉर द राइट ऑप्शन, यू जस्ट सर्च फॉर द रॉन्ग ऑप्शन कि इनमें से रॉन्ग क्या हो सकता है। जिसने थोड़ी भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, राइट, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री में आपको पता होगा कि फर्स्ट लोकसभा में इट वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, जो कि जो ऑपोजिशन में है, सबसे ज़्यादा इनकी सीट्स आई थी, राइट। 24-25 समथिंग इनकी सीट आई थी। बस यहाँ से एलिमिनेट कर दो। मान लो अगर ये भी नहीं आपको पता, नेक्स्ट आपका आता है कि इन लोकसभा अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। मान लो ये भी नहीं पता, थर्ड स्टेटमेंट पे आओ। इन लोकसभा इफ ए पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम 75 members, its leader cannot be recognized as leader of opposition। ये जो बेंचमार्क है ना गुरु, किसी को भी अगर पता होगा, थोड़ी बहुत पॉलिटी स्टडी की हुई है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए आपको मिनिमम 10% सीट चाहिए होती है उस हाउस की। लोकसभा में हमारे पास कितने मेंबर, अराउंड 550 है ना, होते 545 है। इसका 10% निकालो, 55। यहाँ लिखा है 75। हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, बी इज योर आंसर। मान लो अगर ये आपको पता भी ना होता, इसीलिए आपको रॉन्ग आंसर सबसे पहले सर्च करने हैं। ये फिर से आ सकता है। थोड़ा और रिसर्च करते हुए आप मुझे बताएंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो स्टेटस है वो किसके इक्विवेलेंट होता है। क्या ये कैबिनेट मिनिस्टर के, CM मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट, या फिर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट के इक्विवेलेंट। आप मुझे ये भी बताएंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लीडर ऑफ अपोजिशन मेंशन है कहीं पे, या फिर अगर मेंशन नहीं है तो क्या किसी पार्लियामेंट्री एक्ट में, क्या ये मतलब क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या एक स्टेट्यूटरी प्रोविजन है। आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट आता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। देन ये 2-3 बार ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है। एक बार उन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग would be the necessary outcomes of the application of article 356। 356 is all about state emergency, स्टेट की इमरजेंसी। तो स्टेट इमरजेंसी जब भी लगेगी तो इनमें से क्या क्या होगा। द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, पेंडिंग रखो। द powers of legislature of that state shall be exercised by or under the authority of parliament, पेंडिंग रखो। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, बिल्कुल गलत बात। आप मुझे बताएंगे कि आर्टिकल 19 जो है ना गुरु, ये सिर्फ एक सरकमस्टांस में आपके सस्पेंड किया जा सकता है, एक तरीके की इमरजेंसी, वो भी नेशनल इमरजेंसी का एक पार्ट, राइट। नेशनल इमरजेंसी का एक पार्ट, वो कौन सा पार्ट है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। देन आता है आपका कि प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू दैट स्टेट, राइट। ये एकदम झूठ बात है। प्रेसिडेंट लॉ कैसे बनाएगा, कानून कैसे बनाएगा? इट इज नॉट द प्रेसिडेंट। द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शेल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये बात सही है, ये बात सही है कि पार्लियामेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। अगर ये बात आपको बोले कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगी, नहीं, गलत बात है। इनफैक्ट देयर वाज अ केस, राइट, योर SR बोम्मई केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दी हुई है कि कब आपको स्टेट इमरजेंसी अप्लाई करनी है, कब अप्लाई नहीं करनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कही कि आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सिर्फ तभी डिसॉल्व आप तभी कर पाओगे अगर आपकी स्टेट की इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के तहत आपने जो इमरजेंसी अप्लाई की हुई है, अगर उसे रेटिफिकेशन मिल जाए पार्लियामेंट की, उसी के बाद आप इसे डिसॉल्व कर पाओगे स्टेट असेंबली को। अदरवाइज आप सिर्फ इसे सस्पेंड करोगे, जो कि बाद में री इंस्टेट की जा सकती है। और SR बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली थी कि एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी फॉल्स अंडर जुडिशियल रिव्यू, राइट।
ये बात आपने याद रखनी है कि इमरजेंसी पावर्स, स्पेशली जो स्टेट इमरजेंसी है, इट फॉल्स अंडर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी कैन री इंस्टेट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल, बट इंपॉर्टेंट बात है, जुडिशरी कैन री इंस्टेट द सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड, right, dissolved state legislative assembly, but judiciary cannot reinstate the dissolved लोकसभा। ये बात आपने याद रखनी है। लोकसभा के लिए देयर इज नो प्रोविजन की जुडिशरी ने मान लो जुडिशियल रिव्यू किया प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन का, पीएम जो है प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है कि ठीक है अब लोकसभा को आप डिसॉल्व कर दो, लेकिन मान लो अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसे वापस रीइंस्टेट नहीं कर सकता है। एज ऑफ नाउ देयर इज नो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दिस, ये आपने बात याद रखनी है। अब हमारे 2018 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट आता है कि वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ द इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। आपने एक बात नोट की होगी, उन्होंने लिबर्टी पे आपसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने स्टेट पे आपसे क्वेश्चन पूछा, वेलफेयर स्टेट पे आपसे क्वेश्चन पूछा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। जस्टिस का ट्रू मीनिंग क्या है ये बहुत बार पूछा जा चुका है, राइट। लिबर्टी का बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, फेडरलिज्म के एसेंशियल फीचर्स क्या है ना। और इंडिया एक इंडिया is having a cabinet form of government, which of the following best explains this, right? ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पूछा कि इक्वालिटी इन द सोसाइटी, which of the following is the implication of equality in the society is the absence of, right? It is not the absence of restraints, not the absence of competition, not the absence of ideology. For example, इंडिया में there is ideology, इंडिया में there is ideology, राइट। इंडिया में लेफ्टिस्ट भी चलते हैं, राइटिस्ट भी चलते हैं, सब चलते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस इक्वालिटी। समझ गए? तो हटाओ इसे। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन क्या इक्वालिटी लाएगा? नो। इससे तो एकदम ये एकदम नेगेटिव टोन वाली बात है कि कंपटीशन हटा दो, कंपटीशन से आपका प्रोग्रेस रुक जाएगी, राइट। सो एब्सेंस ऑफ कंपटीशन is not the implication of the society of equality. Absence of restraints, again, absence of restraints is not the implication of equality. In fact, अगर restraints नहीं होगी, अगर लोगों की liberty पे कोई restriction नहीं होगी तो कंट्री में इक्वलिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि देयर वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय वहां पे प्रिवेल करेगा। मत्स्य न्याय मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, और रिस्ट्रेंस ना होने की वजह से ये भी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से खुद मेंटल एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप इन सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और प्रिविलेजेस को कॉन्फिडेंटली लगा सकते हो, राइट। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस मींस इक्वालिटी, राइट। देन आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी constitute limitation upon legislative function, executive function. None of the above. ना तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सोर्स ऑफ पावर है, ना ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिमिटेशन है। सिमिलरली ना ही आपकी प्रियम्बल लिमिटेशन है, ना ही प्रियम्बल सोर्स ऑफ पावर है। अगर यहाँ डीपीएसपी की जगह प्रियम्बल कल को वो डाल दे, याद रखना उसका भी आपका नाइदर वन नॉर टू होगा, क्योंकि प्रियम्बल एंड डीपीएसपीज आर नॉट रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीथिंग, not restriction on anything. And explicitly article 37 explains कि these DPSPs are just the directives to the state, right? And these shall be the fundamental principles of public policy in India. लेकिन article 37 explicitly says कि they are non-justiciable, they are non-justiciable, they cannot be enforced बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। समझ गए? लेकिन कानून बना के आप इन्हें एनफोर्स कर सकते हो। सीधा कोर्ट में जाकर के एनफोर्स नहीं कर सकते, कानून बनाए हो तब जाकर के आप इन्हें एनफोर्स कर सकते हो। आप मुझे बताएंगे कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन नॉन एनफोर्सेबल डिक्लेयर करता है? क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन नॉन जस्टिशिएबल डिक्लेयर करता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप ये जो लेक्चर सीरीज है, छोटे छोटे माइक्रो लेक्चर्स, ये आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी वैल्यू और कॉन्फिडेंस ऐड कर पा रहे होंगे। और पॉलिटी के बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछते हैं, 10 साल बाद भी ऐसे ही पूछेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री लेक्चर में, फ्री मेरी क्लासेस होती है अनअकैडमी पे, उसमें भी पीवाईक्यू का रिसर्च आजकल हम इकोनॉमी का कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा इकोनॉमी हम रिवाइज कर रहे हैं। तो फ्री लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर सर्च कर लेना द यूपीएससी हब टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। और जब आपको अनअकैडमी पे लॉगिन करना होगा या कोई भी सब्सक्रिप्शन लेनी है, BST 2022 इसी कोड का यूज़ करें और आपको मिलेगी 10% तक का डिस्काउंट। टेक केयर गाइस, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी होली, एज ऑलवेज लव यू ऑल, बाय बाय।